मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोगों ने जीवन इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के उपागम अप्रोचेस को हम देख रहे थे, जिसमें हम जीवन इतिहास विधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उससे पहले हम जीवन इतिहास विधि, इससे पहले हम काल केंद्र और संकेंद्रीय विधि का अध्ययन कर चुके थे। जीवन इतिहास विधि जैसा हम इसके बारे में समझ चुके थे कि जीवन इतिहास विधि जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से संबंधित सूचनाएं प्रदान करती है, वह जीवन इतिहास विधि कहलाती है। अब ये व्यक्ति कौन है? आम व्यक्ति तो होगा नहीं जिसके बारे में हम इतिहास लिखें या उसके बारे में हम लोगों को जानने का कोई रुचि होगी। निश्चित है कि वह एक महान या ये कहा जाए कि महापुरुष होगा जिसके बारे में हम जानना, सुनना और पढ़ना पसंद करेंगे। तो वही चीज़ है जीवन इतिहास विधि में हम इन्हीं महापुरुषों की जीवनी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान श्री राम है, कृष्ण है, मोहम्मद साहब है, ईसा है, महात्मा बुद्ध है, गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। ये ऐसी महान विभूतियाँ हैं जिनके बारे में हम जानना, सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। तो इतिहास इन्हीं के जीवनी को संकलित करके और हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और जिस विधि में यह संकलित किया जाता है उसे जीवन इतिहास विधि कहा जाता है, जिसे हम युग पुरुष कहते हैं। इसका जो है कार्यालय के शब्दों में हम पहले समझ चुके हैं। इसको कार्यालय, इस विधि का प्रतिपादन भी कार्यालय ने ही किया था। इनके अनुसार इतिहास महान व्यक्तियों की आत्मकथा है। इतिहास महान व्यक्तियों की आत्मकथा है। इतिहास महान व्यक्तियों की आत्मकथा है, यानी कि जीवन इतिहास विधि को परिभाषित करते हुए कार्यालय ने, जो कि इस जीवन इतिहास विधि के प्रतिपादक भी कहे जाते हैं, ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि इतिहास महान व्यक्तियों की आत्मकथा है, जो उनके बारे में हमें संपूर्ण सूचना या जानकारी प्रदान करती है। हम इस चीज को इससे पहले वाली वीडियो में जीवन इतिहास विधि क्या है इसके अर्थ को हम समझ चुके। आज हम इसकी समीक्षा रूप से इसकी आलोचनात्मक पक्षों को देखेंगे। आलोचनात्मक पक्षों के संबंध में अगर हम बात करते हैं कि जीवन इतिहास विधि में क्या ऐसी कमियां हैं कि यह विधि मात्र एक ये कहा जाए कि इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकी, या यूँ कहा जाए कि इतिहासकारों ने संपूर्ण इतिहास लेखन के लिए इस विधि का उपयोग नहीं किया। हाँ, निश्चित है कि यह पाठ्यक्रम निर्माण में एक उपागम अवश्य है जिसके माध्यम से महापुरुषों की जीवनी को संकलित किया गया। लेकिन संपूर्ण इतिहास की जहाँ बात की जाती है तो संपूर्ण इतिहास को लिखने के लिए या संपूर्ण इतिहास को संकलित करने के लिए ये विधि को पर्याप्त नहीं थी। तो इसके पीछे इसकी आलोचना क्या है? सबसे पहली जो इसमें कमी थी, इसमें व्यक्तिवाद का समर्थन है। व्यक्तिवाद का समर्थन, यानी कि जीवन इतिहास विधि व्यक्तिवाद का समर्थन करती है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उस व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन कैसा था, उसकी शिक्षा
दिशा कैसी थी, उसका महान व्यक्तित्व का निर्माण जो हुआ उसके पीछे किनका हाथ था और किस तरह से वो एक महान विभूति का स्वरूप धारण कर सका, क्या कारण ऐसा था जो कि लोगों को आकर्षित कर पाया और लोगों ने उसके प्रति एक अलग सम्मान, आदर, सत्कार की भावना का विकास किया। कहने का मतलब कि इसमें यहाँ केवल उस एक व्यक्ति तक ही संपूर्ण इतिहास की जो दूरी है वो किसी एक व्यक्ति पर ही केंद्रित होती है, इसीलिए इसे व्यक्तिवादी का समर्थक माना गया है। महापुरुष के मापदंड के आधार भिन्न है। महापुरुषों के मापदंड के आधार भिन्न भिन्न है। किसे महापुरुष कहा जाए? कौन से ऐसे मापदंड हैं जिनके आधार पर हम किसी एक व्यक्ति को महापुरुष की श्रेणी में रख सकते हैं? इसके कोई निश्चित मापदंड नहीं है, क्योंकि अगर कोई निश्चित मापदंड होता तो निश्चित है कि सिर्फ एक ही प्रकार की या एक ही प्रकार की प्रकृति के लोगों को हम महापुरुष की श्रेणी में रखते, या पता नहीं महापुरुषों की कोई श्रृंखला बन भी पाती या न बन पाती। यहाँ पर कोई व्यक्ति महापुरुष बनता है तो उसके महापुरुष बनने के अलग अलग मापदंड, कहीं पर किसी के किस कार्यों की वजह से, एक हो सकता है कि जिस कार्य की वजह से हमने किसी एक को, जैसे हम ये कहते हैं कि हमने महात्मा गांधी को लीजिए कि महात्मा गांधी सत्य अहिंसा पर चलते हुए देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, इसलिए वो महापुरुष कहलाए। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कही जाए, जो कि वो लड़ो या मरो, करो या मरो की स्थिति में देश को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन महापुरुष वो भी थे। यानी कि दोनों के मापदंडों में अंतर पाया जाता है। अर्थात कौन सा ऐसा निश्चित मापदंड हो जिसके आधार पर हम किसी को महापुरुष कह सकते हैं। अर्थात कि ये जो मापदंड है इसके, या इनको किस तरह से एक महापुरुष की श्रेणी को आंका जा सकता है, इसके लिए कोई निश्चित नियम या सिद्धांत नहीं है। अर्थात जहां पर जिसका जिस तरह से प्रभाव देखने को मिला उसे उस तरह से महापुरुष की श्रेणी में रखा गया। अगली बात आती है महापुरुष अपने समय के समाज विरोधी थे। महापुरुष अपने समय के समाज विरोधी थे। अर्थात कि महापुरुष जो बना, निश्चित है कि वो सबसे अलग हटकर कोई कार्य करता है तो ही वो महापुरुष कहलाता है। और सबसे अलग हटकर निश्चित है कि समाज की जो नियम, समाज की जो मान्यताएं हैं, समाज के जो मूल्य हैं, उनमें कि जिस मूल्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, यूं समझिए कि जिस मूल्य का उन्होंने विरोध किया, उस विरोध की वजह से आम समाज, आम जनता को लाभ प्राप्त हुआ और समाज का एक विकासोन्मुख क्षेत्र की तरफ ले जाने में प्रयास किया गया। अर्थात कि वो तात्कालिक परिस्थिति, समाज की तात्कालिक व्यवस्थाओं का उन्होंने जमकर विरोध किया हुआ होता है। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में वे समाज विरोधी तत्व माने जाते थे। इसीलिए यहाँ पर ये कहना, क्योंकि परिकाल परिस्थिति के अनुसार विचारों में परिवर्तन आ जाता है। अगर तात्कालिक समय में बेशक वह समाज विरोधी हैं, लेकिन उनके उन प्रयासों के कारण, उनके उन विरोधों के कारण जब समाज में कोई सकारात्मक परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन को देखने के बाद लोगों के मन में उनके प्रति आदर की भावना जागृत होती है और वो
जाते थे। अगली बात जो इसके अंतर्गत है वह है महापुरुष पूर्णतया जनप्रतिनिधि नहीं होते। ठीक है ना, महापुरुष पूर्णतया जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, अर्थात कि जितने समाज में तत्कालिक समाज के लोग हैं, जनता है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उनके विचारों से, उनके आदर्शों से, उनके मूल्यों से सहमत हो, अर्थात कि जो उनसे सहमत नहीं है वो उनका विरोध करते हैं, अर्थात वो उस विरोधी समूह के प्रतिनिधि नहीं है। और कहने का मतलब कि वो संपूर्ण समाज के, संपूर्ण जनसंख्या के जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हीं के जनप्रतिनिधि होते हैं जो व्यक्ति उनके मूल्यों से सहमत हो और उनकी बात को मतलब ये कहा जाए कि आंख बंद करके स्वीकार करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी या भगवान बुद्ध या महावीर की बात की जाए तो उन्होंने वैदिक परंपराओं की जो कठिनताएं थी, क्लिष्टताएं थी, उनके चलते हुए उन कठिन जो कर्मकांड का जो तरीका था, जो कठिन था, उसके कारण आम जनता यज्ञ या ये कहा जाए कि धार्मिक कर्मकांडों को स्वयं से नहीं कर सकती थी और उन्हें निश्चित है कि किसी न किसी पंडित या किसी ऋषि की आवश्यकता होती थी जिनके निर्देशन में, जिनके द्वारा वो कार्य संपन्न किया जाता। एक जब तक ये कार्य एक श्रद्धा भाव से किया जाता था, बिना किसी स्वार्थ के किया जाता था, तब तक तो ये चलता रहा। लेकिन जब इसमें स्वार्थ की भावना सम्मिलित हुई तो लोगों के लिए इन कार्यों को, आम सामान्य लोगों के लिए इन धार्मिक कर्मकांडों को करवा पाना आसान नहीं होता था। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, यह कहना चाहिए कि जैन और बौद्ध पंथ का जो उदय हुआ वो इसी के कारण हुआ कि इन कठिन कार्यों को, इन कठिन धार्मिक कर्मकांडों को करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन का एक सही उचित तरीका होना चाहिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि के इन 5-10 सिद्धांतों के आधार पर जीवन का। तो कहने का मतलब महावीर और भगवान बुद्ध तात्कालिक परिस्थितियों के विरोधी हुआ करते थे और उनको जिन लोगों ने माना वे सभी या तो बुद्धिस्ट कहलाए या फिर जैनिस्ट कहलाए, वह बस सिर्फ उन्हीं लोगों के वे जनप्रतिनिधि थे, आम समस्त जनता के वे जनप्रतिनिधि नहीं। इसीलिए महापुरुष संपूर्ण जनता के जनप्रतिनिधि नहीं होते। इस विधि में ये कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक बिंदु हैं जिन पर कि हमें ध्यान देना या पाठ्यक्रम निर्माण करते समय या शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते समय अगर इन चीजों को ध्यान में रखकर और सही जानकारी या नियंत्रित रूप से जानकारी बालक को प्रदान करेगा तो मानकर ये भी एक प्रभावी या उपयोगी विधि बन सकती है। अब देखते हैं कि क्या बातें एक शिक्षक को ध्यान में या पाठ्यक्रम निर्माण करता हो तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें, किन किन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहला चीज है ऐतिहासिक आधार को ध्यान में रखा जाए। ऐतिहासिक आधार को ध्यान में रखा जाए, यानी कि ऐतिहासिक आधार क्या है
रखकर और सही बात बालकों के सामने प्रस्तुत की जाए तो ये भी एक उपयोगी विधि या उपागम बन सकता है। अगली बात है इसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों के विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों के चरित्र का चयन करना चाहिए। के चरित्र का चयन विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों के चरित्र का चयन यानी कि एक ही प्रकार की चारित्रिक विशेषताओं से युक्त व्यक्तियों का ही चयन नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग भिन्न भिन्न चारित्रिक विशेषताओं के व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर उनके अलग अलग गुणों का गुण सामने आते हैं, जिनसे कि व्यक्तियों को सभी प्रकार की चारित्रिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के क्या गुण होते हैं और व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है उसे समझने का अवसर प्राप्त होता है और बालक अपनी क्षमताओं अपनी रुचि के अनुकूल उनके उन व्यक्तित्व के गुणों को अपनाने का प्रयास कर सकता है, बशर्ते कि सभी प्रकार के चारित्रिक विशेषताएं उनके सामने रखी जाए। तो एक पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि एक ही प्रकार की चारित्रिक विशेषताओं को नहीं बल्कि भिन्न भिन्न चारित्रिक विशेषताओं से के युक्त व्यक्तियों को यहाँ पर चुना जाना चाहिए। अगली बात यहाँ पर आती है कहानी मात्र बन कर न रह जाए। ठीक है ना? जो हम चारित्र के महापुरुषों की जीवनी के बारे में लिखते या पढ़ते हैं तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाए, जब पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनका संकलन किया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि वो केवल एक कहानी मात्र बनकर नहीं रहे बल्कि वो बालक के लिए कुछ प्रेरणादायक बन सके, ऐसे प्रसंग उसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाने चाहिए और बालक उनसे कुछ सीख सके, ऐसे प्रयास वहां पर किए जाने चाहिए। उसके बाद आता है तात्कालिक युग की समस्त गतिविधियों तात्कालिक युग की समस्त तात्कालिक युग की समस्त गतिविधियों का वर्णन होना चाहिए। ठीक है, तात्कालिक गतिविधियों की मतलब तात्कालिक युग की समस्त गतिविधियों, चाहे वो समाज विरोधी थी, चाहे समाज समर्थक थी, चाहे वो एक तरह से ये कहा जाए कि क्रांतिकारी थी या समाज सेवा दृष्टिकोण नया भाव से संबंधित, यानी किसी भी प्रकार की थी, हर घटना का स्पष्ट और सही कहना चाहिए कि न्याय संगत चुनाव किया जाना चाहिए। किसी प्रकार का पक्षपात, भेदभाव या पूर्वाग्रह से युक्त किसी भी घटना का चयन ना हो, बल्कि विभिन्न सभी प्रकार की, चाहे सकारात्मक थी चाहे नकारात्मक थी, नकारात्मकता की वजह से क्या सकारात्मक प्रभाव का विकास हुआ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाना चाहिए। अगली बात इसके अंतर्गत आती है महापुरुषों की जीवनी से लाभ हो सकते हैं, ध्यान में रखा जाए। जीवनी से क्या लाभ
रखा जाए। ठीक है ना, महापुरुषों की जीवनी से क्या लाभ हो सकते हैं उसको ध्यान में रखा जाए, यानी कि बालक उनसे क्या सीख सकता है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए और उनका चयन किया जाना चाहिए। अंतिम बात इसमें आती है पूर्वाग्रहों से रहित हो। पूर्वाग्रहों से रहित होना चाहिए, यानी कि पूर्वाग्रह से अगर पूर्वाग्रह के आधार पर या पूर्वाग्रह के दृष्टिकोण रखते हुए अगर किसी की जीवनी को संकलित किया जाता है या लिखा जाता है तो निश्चित है कि इस पूर्वाग्रह के कारण हम हो सकता है कि उसकी जीवनी के प्रति या उससे संबंधित सूचनाओं के प्रति न्याय नहीं कर सके। इसीलिए अनिवार्य है कि जो भी पूर्वाग्रह है उसको एक तरफ रखकर उनके प्रति पहले संतुष्ट होकर फिर बाद में इतिहास या जीवन किसी की भी जीवनी का संकलन किया जाना चाहिए। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखकर और किसी की जीवनी को प्रस्तुत किया जाए तो निश्चित है वह बालक या ये कहा जाए कि इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए पाठ्यक्रम निर्माण में एक अहम भूमिका निभा सकती है। अर्थात कि बेशक ये सीमित सूचनाएं संकलित करती है लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाए कि ये एक अच्छी और प्रभावी विधि बन सकती है अगर इन बातों को ध्यान में रखकर और संकलन किया जाए। अगली विधि जो है इसके बाद जो हम देखेंगे वो है प्रतिगामी विधि या परावर्तन विधि। प्रतिगामी या प्रतिगामी या परावर्तन विधि। इस विधि को प्रोफेसर घाटे ने प्रोफेसर घाटे ने चलो राजा आगे तो करनी शुरू करो। चलिए हम इसको परावर्तन विधि या ये प्रतिगामी विधि है इसको एक शब्द बता दूं कि प्रोफेसर घाटे ने इसे लंगर विधि भी कहा है या फिर इसे पेंडुलम विधि या लंगर विधि भी कहा है। तो इस आधार पर आज हमारा आज का होमवर्क होगा इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के उपागम जीवन गाथा विधि को समझाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने मुंह पर मास्क या कपड़ा बांध कर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को साबुन से या फिर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।